इंडिया वाले मिलेंगे, झंडा, लोगो और सीट सेट करेंगे। हे भगवान, छुट्टी पर हिंदू मुसलमान। वक्फ बोर्ड की 123 संपत्ति सरकार जल्द वापस लेगी। आप दिल्ली में रहते हैं तो उम्र 12 साल कम हो गई। तो इन तमाम खबरों की पूरी डिटेल जानकारी अब हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले आज बात होगी इंडिया की बैठक के लिए मुंबई में क्या तैयारी है और गठबंधन के अंदर ही पीएम फेस को लेकर क्यों सियासी रेस लगी हुई है। आज की दूसरी खबर में बात होगी बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां भी क्या अब धर्म के आधार पर होने लगी हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियां आखिर क्यों केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। और आज की आखिरी खबर आपकी धड़कनें बढ़ाने वाली है। हम आपको बताने वाले हैं क्यों दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम हो सकती है। हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। अभिषेक उपाध्याय हमें बताएंगे इंडिया में क्या अंदरूनी घमासान मचा है और कल की बैठक इंडिया का भविष्य तय करने वाली होगी। पटना से शशांक कुमार जुड़ेंगे जो बताएंगे कि बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर कैसे जुबानी जंग शुरू हो गई और यह कहां पर खत्म होगी। दिल्ली से नीरज पांडेय से जानेंगे कि आखिर केंद्र सरकार ने दिल्ली की कौन सी जामा मस्जिद को क्या नोटिस जारी कर दिया और दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी। दिल्ली से दीपक रावत भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में। वो हमें बताएंगे कि जिस दिल्ली वालों के माथे पर चिंता की लकीर क्यों है। लेकिन शुरुआत अभी की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से जुड़ी हुई है। इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। मीटिंग में 32 पार्टी आएंगे, यह कहना अशोक चौहान का। सभी पार्टियां मिलकर इंडिया की रक्षा करेंगे। मीटिंग से पहले पीएम की दावेदारी पर हालांकि कलह की बात भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल भी पीएम के उम्मीदवार उनकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से बताए जा रहे हैं। उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, तो आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर यह है कि वहां पर चेहरा कौन, ये लड़ाई साफ साफ अब नजर आने लग गई है। क्योंकि जो अलग अलग दल हैं उनके नेताओं की तरफ से उनके दल के जो बड़े नेता हैं यानी जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्हें पीएम के दावेदार के तौर पर रखा जाने लगा है। अखिलेश यादव का नाम भी उछाला गया, अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया, नीतीश कुमार का नाम कई मौकों पर उछाला जा चुका है, आप जानते हैं। और इन सबके बीच संयोजक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं कि अगर वो बनते हैं तो सवाल यह कि इसका क्या मतलब होगा, क्या आने वाले दिनों में वो इंडिया गठबंधन के चेहरे होंगे। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से जुड़ी हुई, इस पर कुछ और ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन, इसकी दावेदारी पर कलह की स्थिति गठबंधन के अंदर नजर आ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी से लेकर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके नेता दावेदारी ठोक चुके हैं। महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे। हमारी सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। दरअसल एक और इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं जो एक सुर में कह रहे हैं कि संयोजक और प्रधानमंत्री के फेस पर सबकी राय से फैसला होगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी नेता हैं जो अपने अपने नेता को पीएम फेस की रेस में खड़ा कर रहे हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में ये काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो जरूर गठबंधन और इंडिया के लिए अच्छा होगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं, वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दल, चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसलिए राहुल गांधी को सब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनेंगे। तो चार अलग अलग पार्टी के नेताओं को आपने सुना और उसका जो लब्बो लुबाब है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देखिए दावेदारी कैसे ठोकी जा रही है। कांग्रेस के नेता को आपने सुना, राष्ट्रीय दल को राहुल गांधी का नाम लेते हुए। नीतीश कुमार की दावेदारी पहले से ही आप जानते हैं। अखिलेश यादव का नाम भी अब सामने आ गया है, जूही सिंह को आप सुन रहे थे। और अरविंद केजरीवाल का नाम भी उनकी पार्टी की एक नेता की तरफ से कह दिया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन होगा पीएम का चेहरा। आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो आतिशी ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री की रेस में होने से साफ इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तो वही स्थिति नजर आ रही है जो बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता था कि इनके अंदर ऐसा ही हो जाता है, अपनी डफली अपना राग। देखिए ये एकदम क्लियर है। इस पूरे मामले को आप देखेंगे कि किसी भी बड़े गठबंधन में एक ये बात तो सामने आती है कि उसको लीड कौन करेगा, उसमें से किसका होगा, तो ये बात हमेशा सामने आती है। और ये चैलेंज इंडिया गठबंधन के सामने शुरू से कि आखिरकार चेहरा किसको बनाए। आप सोचिए, जो कहानी नीतीश कुमार से शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, वो चेहरा होंगे, वो उसका कैसे डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है। वो अखिलेश यादव पे आ गई है, वो अरविंद केजरीवाल पे आ गई, राहुल गांधी की लगातार जिक्र किया जाता है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि अभी ये इतने पर नहीं रुकने वाला है। ये 4 जो संख्या है, ये संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वही आप याद कीजिए जो दौर रहा है जब देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस का समर्थन था, तो वहां भी यही था कि एक्सेप्टेबल चेहरा कौन होगा जिस पर सब सहमत हो जाए। क्या राहुल गांधी पर सब सहमत होंगे, क्या नीतीश कुमार पर सब सहमत होंगे, और कौन सा चेहरा होगा जो गठबंधन को ड्राइव कर सके, जिसके नाम पर लोग वोट दे सके, जो मोदी से टक्कर ले सके। ये सारे सवाल है और इसीलिए दावेदारी चल रही है। और अभी तक की जानकारी ये हमारी है कि इंडिया गठबंधन शायद इसीलिए बिना किसी चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहा है, क्योंकि इतने सारे चेहरे इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो एक स्थिति यह भी बन सकती है। तो उम्मीदवार का 5वां नाम भी सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे को भी बताया गया है उम्मीदवार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश चला सकते हैं, उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये देखिए, 4 पर तो हम लोग बात कर ही रहे थे, इतने में और बड़ी खबर आ गई कि अब उद्धव ठाकरे को भी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उनकी पार्टी रख रही है। उनकी पार्टी की एक नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, जो उनका नाम आगे बढ़ा रही हैं। के लिए पीएम पद का चेहरा कौन है? मुझसे पूछेंगे, मेरे लिए उद्धव जी है, पर मैं यही कहूंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सब में इतना विश्वास है कि हमारे लीडर केपेबल हैं कि देश को चला सकें। एक तरफ प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर अपनी अपनी दावेदारी सबकी आप सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं का जोश हाय है। वो बोल रहे हैं कि 24 में एनडीए को टक्कर देंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, मेहमान आना शुरू हो गया। इंडिया अलायंस को जो सपोर्ट पूरे देश में मिल रहा है, तो उसमें सत्ता से बीजेपी अब बाहर जाने का समय आ गया है, ये निश्चित है। इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के, और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि मुंबई सम्मेलन की या बैठक की है कि एक झंडे के नीचे सारे जितने भी हमारे गठबंधन के दल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस गठबंधन के नेताओं को आपने सुना। अब सवाल यह कि इस मंथन से क्या निकलेगा, मुंबई में मंथन से क्या हासिल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, संयोजक के नाम पर मुहर लग जाना संभव है, इंडिया का लोगो जारी हो सकता है, 26 दलों का एक कॉमन झंडा सामने आ सकता है,
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन सकता है और साझा रैलियों का शेड्यूल भी तैयार हो सकता है। ये तमाम बड़ी जानकारियां इस मंथन से निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे मैं आप चुनौतियां क्या होंगी ये भी पहले जान लीजिए। इंडिया वाले जो मिलेंगे, झंडा लोगो सीट सेट करेंगे क्या? चुनौती जो सामने आ सकती है वो देखिए। शरद पवार जो हैं अजीत गुट से संपर्क में हैं, इनका आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा, बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी लेफ्ट से रिश्ता बिल्कुल बेमेल है, क्या एक साथ ये लोग रह पाएंगे? जयंत चौधरी एनडीए की राह पर जाते हुए भी कई मौकों पर नजर आते हैं। और कर्नाटक जीत के बाद राहुल गांधी का जोश भी हाई है, तो कहीं एकला चलो पे ना कांग्रेस निकल जाए। ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं। मैं अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, क्या लगता है कि मुंबई की जो बैठक होने जा रही है, ये बैठक सिर्फ इसलिए हो रही है कि अगली बैठक में क्या हो, या यहां से कुछ निकल के आ सकता है, कॉन्क्रीट कुछ कहा जा सकता है? देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है अखिलेश, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आने वाला है, लेकिन ये एक नैरेटिव के लिए हो रही है, ताकि एक नैरेटिव बिल्डअप होता रहे कि देखिए मोदी के सामने कौन है। पूरा इंडिया गठबंधन मोदी के सामने, और वो एकजुट है, उसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि चेहरा कौन होगा इसको लेकर झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि मुद्दे और नैरेटिव अलग अलग होंगे, सब एक ही पेज पर होंगे। तो मुझे लगता है यहां किसी स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैसेज। वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक साथ हैं, और ये मोदी या बीजेपी या और बीजेपी के जो एलाई हैं बनाम इंडिया गठबंधन होगा, इसी का है। क्योंकि अभी जैसे आप इस पर जाएंगे कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, आपस में तमाम सारे विरोधाभास सामने आ जाएंगे। जैसे आप जाएंगे कि कौन चेहरा होगा, विरोधाभास सामने आ जाएंगे। जैसे आप जाएंगे कि ड्राइविंग इशू कौन होगा, विरोधाभास सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए विरोधाभासों से बचने के लिए ये सिर्फ एक कोशिश है कि हम एकजुट हैं और हम जो है मोदी और बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। जी चलिए अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। और बिहार में छुट्टियों पर छिड़ा सियासी बखेड़ा। स्कूल की छुट्टियों के फैसले पर सियासत। शिक्षा विभाग ने 15 छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं और बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। गिरिराज सिंह ने तो फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कह दी। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ की छुट्टी रद्द। गिरिराज ने कहा बिहार में शरियाना लागू कर दिया जाए। स्कूलों की छुट्टियों के फैसले पर देखिए सियासत किस तरीके से बिहार में नजर आ रही है। तो बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का नीतीश सरकार का फैसला अब निशाने पर आ गया है, जहां सत्ताधारी दल इस फैसले को लेकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। कौन सी छुट्टियां रद्द की गई? रक्षाबंधन की छुट्टी। छुट्टियों को समायोजित किया गया है। छुट्टी अगर 4 दिन था तो उसको 2 दिन किया गया है। छुट्टियां बिल्कुल बरकरार है। बहुसंख्यक की राजनीति करने के चक्कर में ये पूरे देश के इथोस को, आत्मा को ही लोगों ने मार दिया है। तो इनका तो काम बिदंगड़ा खड़ा करना है। आदेश निकाल दिया गया, 14 छुट्टियों को रद्द करने का काम किया है, जिसमें जन्माष्टमी है, तीज है, दुर्गा पूजा है और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है बिहार के लिए। तो छुट्टियों को लेकर कलह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छुट्टियों की अगर बात की जाए तो जरा नजर डालिए इस पर। छुट्टी में भी तुष्टीकरण। त्योहार, रक्षाबंधन अब छुट्टी नहीं। चेहल्लुम की छुट्टी जारी रहेगी। जो फैसला लिया गया है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, यानी छुट्टी नहीं। हरितालिका तीज छुट्टी नहीं, ये आप देख रहे हैं लाल रंग का निशान। अनंत चतुर्दशी, हजरत मोहम्मद साहब की जयंती भी है, यहां पर छुट्टी है। महात्मा गांधी जयंती पर भी छुट्टी रहेगी। ये फैसले जो लिए गए हैं, इसमें एक जीवित पुत्रिका व्रत भी है, जितुआ जिसे वहां कहा जाता है, उस पर छुट्टी नहीं मिलेगी। दुर्गा पूजा में 3 दिन छुट्टी अब कम कर दी गई है। दीपावली से छठ पूजा तक 5 दिन छुट्टी कम कर दी गई। इसके अलावा गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टी अब नहीं मिलेगी। क्रिसमस पर जो छुट्टी का पहले प्रावधान था वो स्थिति आगे भी जारी रहेगी। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ शशांक हमारे सहयोगी पटना से मौजूद हैं। शशांक, ये छुट्टी पर धर्म वाला एंगल कहां से आ गया? देखिए, कल से लेकर दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां थी, इसमें कटौती की गई, अब 11 छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा विभाग का तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक में 200 दिन और 6 से 8th क्लास तक में 220 दिनों का पूरे साल में कार्य दिवस होना चाहिए। लेकिन परीक्षा, उसके बाद इलेक्शन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल बंद रहते थे, पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इसलिए छुट्टी में कटौती की गई ताकि इसको बैलेंस किया जाए। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि रक्षाबंधन की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, पहले थी। जन्माष्टमी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी गई, दिवाली छठ में ज़्यादा दिन की छुट्टी रहती थी, इसमें कटौती की गई। वहीं चेहल्लुम की छुट्टी पहले भी थी, अब
भी है, मोहम्मद साहब की जन्म दिवस जो है वो उसकी छुट्टी पहले थी, अब भी है। तो अब बीजेपी जो है साफ कर रही है कि ये तो तुष्टीकरण की राजनीति, आप एक विशेष समुदाय को खुश करने में लगे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि जो बिहार के शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हमने शिक्षकों से स्कूल में जाकर बातचीत की है। शिक्षा विभाग कोई भी फैसला लेता है तो उससे विवाद होता ही है। तो दूसरी तरफ शिक्षा तो खुद ही भगवान भरोसे। देखिए हमारे साथ एक शिक्षक हैं, ये बिहार युवा प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, दीपांकर बिहार के अध्यक्ष हैं। ये जो फैसला हुआ है इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? शशांक, एक ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं आपके पास लौटूंगा, तब इनसे आप बात करिएगा, जानिएगा क्या कहना चाहते हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की छुट्टियां कम हुई, अब इसमें धर्म का एंगल आ गया है और बीजेपी सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी का सच हम जान रहे हैं। हमारे साथ शशांक, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शशांक, आपके साथ वहां पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करिए। जो फैसला हुआ है, जो कटौती की गई है, राजनीतिक दल के साथ साथ जो शिक्षक हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जनरली शिक्षक बोलने से डरते हैं क्योंकि एक्शन हो जाता है, लेकिन हमारे साथ दीपांकर गौरव हैं, बिहार राज्य युवा शिक्षक संघ के प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं बिहार के। हम खुद भी शिक्षक हैं। ये जो निर्णय हुआ है कटौती का, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल तुगलकी फरमान है। बिहार सरकार ने ये जो छुट्टी कटौती की घोषणा की है, निसंदेह यह तुगलकी है। लगातार जब से एसीएस के पाठक आए हैं, शिक्षकों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब सरकार को नई शिक्षा नीति का हवाला दे करके या फिर शिक्षा नीति अधिकार अधिनियम का हवाला दे करके, कहाँ थी 2009 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, अब जाके इनको याद आया कि उसमें 200 दिन वर्किंग डे होना चाहिए, 220 दिन वर्किंग डे 6 to 8 में होना चाहिए। तो ये सब सिर्फ शिक्षकों को परेशान करने की बस एक साजिश मात्र है। शिक्षकों को आप गैर शैक्षणिक कार्य में लगाएंगे, जनगणना में लगाएंगे, आर्थिक गणना में लगाएंगे, उनको पढ़ाई से विमुख रखना है, बस परेशान करना है। बोड़ा बेचने का, बार बेचने का भी तो ऑर्डर दिया गया। बिल्कुल, कभी हम लोग को बोड़ा बेचने का निर्देश आ जाता है, कभी हम लोग को कबाड़ बेचने का निर्देश आ जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था जो कहीं ना कहीं बिहार में, एक तो शिक्षकों की घोर कमी है, दूसरे तरफ आप शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देते हैं। तो इन सबसे पूरी जो सफ़र जो करते हैं वो गरीब मजदूर के बच्चे करते हैं। जो कि ये देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि विशेष समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है। जो हिंदू पर्व में छुट्टियां थी, या तो उसको रद्द किया गया या तो उसमें कटौती की गई, लेकिन जो विशेष समुदाय के त्यौहार हैं उसमें तो कोई कटौती है, उसको रद्द तो नहीं किया गया। देख, निश्चित तौर पर यदि हम विश्लेषण करेंगे तो ये बातें भी आ जाएंगी और बीजेपी हो या कोई और दल है उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करेंगे ही। क्योंकि एक तरफ जो गैर मुस्लिम छुट्टियां थी उनको उन्होंने सेम टू सेम रखा है। हिंदू जो रक्षाबंधन का जैसे कल त्यौहार है, पूरा देश रक्षाबंधन मनाएगा और शिक्षक अपने छात्रों के बीच होंगे। तो उसके अलावा दीपावली की छुट्टियों में कटौती गई है, अन्य पर्व अनंत चतुर्दशी में कटौती की गई है। क्या आप लोग मांग करेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए और के पाठक के इस्तीफे की मांग करेंगे आप लोग, जो अपर मुख्य सचिव हैं? बिल्कुल, मैं तो के पाठक के साथ साथ शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, इनसे शिक्षा विभाग संभल नहीं रहा है। इनको तत्क्षण अपना पद छोड़ देना चाहिए। शिक्षकों को बेवजह परेशान करने की ये जो कोशिश है, इसके आरोप में इन लोगों को बेदखल करना चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरे शिक्षक संघ शशांक, ये तो विरोध की बात हुई। शशांक, आप उनसे बात कर रहे हैं, ये तो तमाम बातें जो आ रही हैं विरोध की बातें हैं। सरकार का तर्क क्या है इसके पीछे? नहीं, सरकार का तो साफ तौर से यही कहना और शिक्षा विभाग का कि 220 दिन कम से कम पढ़ाई एक साल में होनी चाहिए, लेकिन चुनाव के चलते, प्राकृतिक आपदाओं के चलते और कुछ परीक्षाओं के चलते स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती थी, स्कूल बंद रहते थे, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए कई छुट्टियों में कटौती की गई है और उसको रद्द किया गया। सरकार तो ये तर्क दे रही है, लेकिन जो कुछ समुदाय को देखते हुए छुट्टियाँ किसी की कैंसिल की गई, किसी में नहीं की गई, इससे ज़बरदस्त सियासत पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन इसमें बच्चों को तो फायदा है ना, जो स्टूडेंट्स हैं। अगर ज्यादा पढ़ाई होगी स्कूलों में तो उनका तो फायदा नजर आ रहा है सीधे तौर पर। जी, सवाल दोहराइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं शशांक कि अगर छुट्टियां कम की गई हैं, यानी इसका मतलब है कि स्कूलों में अब ज्यादा पढ़ाई होगी, ज्यादा दिन तक पढ़ाई होगी, तो बच्चों का तो इसमें फायदा दिख रहा है। जी, बच्चों का तो फायदा दिख रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। हमने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कई स्टोरियां की हैं। बच्चे उस स्कूल में बहुत कम संख्या में पहले से ही आ रहे हैं, बच्चे ज़्यादा आते नहीं। आज भी हम गए थे, शिक्षकों से बात कर रहे हैं तो शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे थे, तब भी बच्चे बहुत ही कम संख्या में थे। जरूरी यह है कि बिहार में जो सरकारी स्कूल है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड टूटे हुए हैं, बेंच टूटे हुए हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक अच्छा दीवार तक नहीं है। तो बच्चे तो ऐसे में स्कूल आने से बचते हैं, नहीं आना चाहते। कह रहे हैं कि बिहार में जो
शिक्षा व्यवस्था है वो आईसीयू में है, कैसे उसकी सेहत दुरुस्त करे, ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहरहाल अभी की एक और बड़ी खबर, दिल्ली वक्फ बोर्ड को केंद्र का नोटिस। वक्फ बोर्ड को 123 संपत्तियां जो है उनकी नोटिस भेजा गया है। बाकायदा सरकार 123 संपत्ति को कब्जे में ले सकती है, लेने की तैयारी में है। निरीक्षण के दौरान दावे को साबित करना होगा। वक्फ बोर्ड की कुल 123 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि क्यों ना ये संपत्तियां जब्त की जाएं। ये पूरा मामला है क्या, ये हम आपको समझाते हैं। ये पूरा मामला जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, संपत्तियों को कब्जे में लेने की बात है, क्यों सामने आ रही है, इसे आप समझिए। इसकी शुरुआत कहां से होती है। कांग्रेस सरकार में दिल्ली वक्फ बोर्ड को ये संपत्तियां दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वीएचपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी थी चुनौती कि आखिर इस तरीके से ये संपत्तियां क्यों दी गई। अगस्त 2014 में हाईकोर्ट के आदेश पर समिति गठित की गई थी। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए संबंधित मंत्रालय ने 2 सदस्यीय समिति उस वक्त गठित की थी ताकि जो फाइंडिंग्स है वो सामने आए। रिटायर्ड जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी। पूरी जांच पड़ताल की गई और संपत्ति कैसे वापस होगी, यह भी अब एक बड़ा, कौन सी संपत्तियां हैं जो वापस होंगी, ये हम आपको समझा देते हैं। मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं जो सरकार की तरफ से दी गई थी, उसे वापस लिया जा सकता है, उसे कब्जे में लिया जा सकता है। इसी बाबत यह नोटिस उन्हें भेजा गया है। कुछ और जानकारियों पर नजर डालिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति सरकार जो लेगी तो कितनी संपत्ति है उसे आप समझिए। 123 ये दिल्ली में कुल संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के पास अभी इसका मालिकाना हक है। किसने दी थी? मनमोहन सरकार में इसे दान में दिया गया था, यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और क्यों लिया जाएगा, समिति ने सिफारिश की है। इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बाकायदा एक समिति का गठन किया गया था, उसी ने यह सिफारिश की है। नीरज पांडे हमारे साथ इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद है। नीरज, क्या इन संपत्तियों पर सरकार कब्जा करेगी? क्या जानकारी आपको और मिल पा रही है इस बाबत? देखिए, वो तो कब्जा करेगी नहीं करेगी वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने सर्वे के लिए नोटिस इशू किया। मैं जहाँ पे हूँ ये दरअसल नई दिल्ली की जामा मस्जिद है। ठीक मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे तो नई संसद है, पुरानी संसद है, और संसद के ठीक सामने ये जामा मस्जिद है। यहाँ पे इबादत भी होती है, यहाँ पे नमाज होती है, और बहुत सालों से यहाँ पे हमारे साथ इमाम भी हैं इस मस्जिद के, मोहिबुल्ला साहब। मोहिबुल्ला साहब, आप लोगों को नोटिस सर्वे हो गया, इशू हो गया? नोटिस यहाँ लग गया, और जो है जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन था वो भी हो गया। मंत्रालय का ज्वाइंट? जी उनका भी था। कोर्ट ने कहा था मंत्रालय की तरफ से जो है रिप्रेजेंटेशन साथ में रही थी, वो बोर्ड भी था, उसमें हो चुका है। तो सरकार अब कह रही है कि हम वक्फ बोर्ड से इसे वापस लेंगे, क्योंकि एक तरह से जो फैसला हुआ था वक्फ बोर्ड को देने का इस प्रॉपर्टी को, वो दरअसल एक तरफा ऑर्डर था। देखिए, सरकार उस चीज़ को ले और दे सकती है जो सरकार की मिल्कियत हो। ये तो ऑलरेडी वक़फ़ है। इंग्लिश गवर्नमेंट ने भी इसको कस्टोडियन की हैसियत से ये अंडरस्टूड होता है। कोई भी मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर जब एक बार उसको वक़फ़ कर दिया जाता है उस तो कि भाई ये मालिक के नाम से है, तो उसका फिर दूसरे जो भी लोग होते हैं, जो भी देख रेख सरकार करे, वो तो कस्टोडियन है, वो भी वक्फ बोर्ड करे, वो भी कस्टोडियन। नीरज, एक बात उनसे पूछिए। तो इसमें जी नीरज, एक बात उनसे पूछिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो संपत्तियां दान में दी गई थी, क्या ये उसका हिस्सा है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं बहुत पहले से इनके पास मालिकाना हक है। नहीं, बिल्कुल ये उसका हिस्सा, ये ऑलरेडी ये इमाम साहब बता चुके हैं। इमाम साहब, मेरे एंकर अखिलेश भी यही सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर जो संपत्तियाँ दी गई वक्फ बोर्ड को, ये भी उसका एक हिस्सा है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, उसका एक हिस्सा है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड मनमोहन सिंह जी की थी नहीं है। ये तो आज़ादी के बाद, चूँकि आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले फतवा अकबरी मस्जिद से शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने दिया था, हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का, कि अब अंग्रेज़ों से लड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। उस मस्जिद का नामो निशान मिटा दिया गया। तो जो मस्जिदें जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इसको जो है 1911, 12, 13 में एक्वायर किया कैपिटल के लिए कलकत्ते से, तो यहाँ 200 गांव थे, उन गांवों की ये मस्जिदें थी। तो बहुत से गांव के लोगों ने कंपनसेशन भी नहीं लिया अपनी जगहों का। लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ बाज़ मसाजिद के ताल्लुक से कि भाई जो प्लेस ऑफ वर्शिप हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। इसी की वजह से बहुत सी कब्रें, बहुत से मज़ारात रास्तों के
बीच में भी आए और वो बाकी थे और जो अब कुछ खत्म किए गए हैं। जी नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। दिल्ली में सांसों पर पॉल्यूशन का साया। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदूषण से 12 साल कम हो जाएगी जिंदगी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। तो दिल्ली वालों के लिए यकीनन ये हैरान करने वाली और डराने वाली खबर भी है। दिल्ली की हवा को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें सभी के होश उड़ गए हैं। सरकार से लेकर विशेषज्ञों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, जरा वो सुनिए आप। देखिए, दिल्ली के अंदर काफ़ी स्थितियां काफ़ी पहले खराब थी। तो दिल्ली एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। ये जो स्टडी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एनर्जी इंस्टीट्यूट की, वो ये दिखाती है कि काफ़ी सारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ा है। पर्टिकुलरली जो नॉर्थ इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं और दिल्ली का जो आंकड़ा सामने आया है वो चिंताजनक है। वो स्ट्रोक के रूप में, प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रूप में मल्टीपल इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। सीधे मैं दीपक रावत के पास आपको लिए चलता हूं। दीपक, बाकायदा इसमें गणना भी की गई है और कहा गया है कि 12 साल तक जिंदगी कम हो जाती है दिल्ली वालों की प्रदूषण की वजह से। इसमें और क्या बातें, क्या फाइंडिंग्स हैं, जरा विस्तार से बताइए। अखिलेश, देखिए 1998 से लेकर 2021 तक के आंकड़े जो देखे गए, उन आंकड़ों में ये देखा गया कि खासतौर पर हम अपने देश की बात करें तो भारत में करीबन 67% जो है वो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। और जो ये रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो WHO का जो मानक है, जिसे हम AQI लेवल देखते हैं, उस AQI लेवल के हिसाब से जब सीवियर कैटेगरी की जहाँ पर वायु गुणवत्ता होती है, AQI होता है, वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती है। और ख़ासतौर पर दिल्ली NCR की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति खतरनाक है क्योंकि दिल्ली NCR में आप देखते हैं कि दिवाली के मौके पर उसके आसपास 1-2 महीनों तक दिल्ली में स्थिति सीवियर कंडीशन में ही होती है, यानी कि जो AQI होता है वो 500 के पार ही होता है, कुछ जगहों पर तो 700 तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्तर होता है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि दिल्ली NCR जो कि टॉप लिस्ट में होता है प्रदूषण के स्तर के लिहाज से देखा जाए, तो वहाँ पर जो है लोगों की ज़िंदगी घटती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा बड़ा कारक है जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, अस्थमे का मरीजों की संख्या बढ़ी है, लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आजकल आप देखते हैं कि हार्ट अटैक के बड़े मामले आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले आते हैं, तो उसके पीछे भी विशेषज्ञों का ये कहना है कि प्रदूषण भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जी दीपक, दोबारा मैं लौटूंगा आपके पास। अभी की बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां दिन दहाड़े वकील की हत्या कर दी गई। चैम्बर में घुसकर वकील को गोली मारी गई। हत्यारों का अब तक सुराग नहीं मिल पाया है, जांच जारी है। हापुड़ में कल वकील पुलिस में भी झड़प हुई थी। महिला वकील पर FIR को लेकर झड़प और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, चूंकि हत्यारे अब तक फरार हैं। गाजियाबाद में दिन दहाड़े वकील की हत्या की गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी आपको देंगे संजय त्रिपाठी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए, गाजियाबाद में जिस वकील की हत्या हुई है उसमें जो हमारे पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला है। जो मृतक वकील है उसकी बहन से पूछताछ हुई है, जिसने ये आरोप लगाया है कि उसके पति ने ही ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वो इस वक्त फरार है, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। और इसी जिस आरोपी का नाम लिया जा रहा है, जो मृतक की बहन का पति है, उसने कुछ दिन पहले भी अपने घर परिवार के लोगों पर फायरिंग की थी। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसके पहले जो मंगलवार की घटना है, जिस तरह से आपने देखा था कि हापुड़ में वकीलों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, तो आज पूरे प्रदेश में वकीलों का कार्य बहिष्कार रहा। उन्होंने हड़ताल की और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी अच्छी खासी कई जगह टकराव भी हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संजीदगी से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की SIT जांच के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश के आधार पर जो मेरठ के कमिश्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में IG मेरठ और DIG मुरादाबाद की एक कमेटी बनाई गई है, जो इस पूरी घटना की 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी कि आखिरकार वकीलों पर लाठीचार्ज करने के पीछे की परिस्थितियां क्या थी, इनके पीछे दोषी कौन था, गलती किस पक्ष की थी। ऐसे तमाम पहलुओं को तलाशने के बाद 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दी जाएगी और उसके आधार पर जो उत्तर प्रदेश का शासन है वो आगे की कार्रवाई करेगा। बहरहाल दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि एक घटना में वकील की हत्या कर दी गई और दूसरे में वकीलों पर लाठीचार्ज किया गया है। तो इन दोनों ही घटनाओं के बाद जो उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता समाज है वो बेहद आक्रोशित है, वो बेहद नाराज है और पुलिस पर लगातार वकीलों की उपेक्षा और वकीलों पर बर्बरता की आरोप भी लगा रहा। अखिलेश,
जी, शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका।